नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवां में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए हर दिल अजीज मालती जोशी जी की एक कहानी उफान लेके आई हूँ। पोस्टमैन की आवाज़ सुनकर माँ जी बाहर आई। 2 चिट्ठियाँ थी, दोनों ही बहू की, एक उनके लिए, एक हरीश के लिए। हरीश का लिफाफा उन्होंने उसकी दराज में रखकर इतनी जोर से बंद किया मानो अपना सारा रोष उस निर्जीव लकड़ी के टुकड़े पर निकाल रही हो। फिर अपना वाला कार्ड टुकड़े टुकड़े करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक बार पढ़ा भी नहीं। उनका बस चलता तो हरीश की चिट्ठी का भी यही हाल होता। शुरू शुरू में 2-3 चिट्ठियाँ उन्होंने सचमुच गायब कर दी थी। हरीश दफ्तर से लौटकर रोज़ दराज देखता, फिर चुप रह जाता। एक दिन आखिर उसने कह ही दिया, अम्मा मैं दफ्तर के पते से चिट्ठियाँ मंगवा लूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? हरीश एकदम अपने पिता पर गया है। वाद विवाद के फेर में नहीं पड़ता। जो कुछ कहना है एक शब्द में कहकर चुप हो जाता है। वे लेकिन शर्म से पानी पानी हो गई। अपने इस घुन्ने लड़के के सामने अपनी चोरी पकड़े जाने के एहसास से उन्हें बहुत दिनों तक घेरे रखा। तब से चिट्ठियाँ चुपचाप दराज में पहुँचने लगी। बहू की चिट्ठियों को वह हवा पर सवार होकर इधर उधर होते हुए देखती रहती। मुआ काट जल्दी से उड़ता भी तो नहीं, इससे तो शाम को सिगड़ी के नीचे डाल देती तो ठीक था। पर उतनी देर में उनसे सब्र भी तो नहीं रखा जाता, इतनी हिम्मत भी तो नहीं। लगता था पास रहने में वह पढ़ने का लोभ संवरण न कर पाएगी। तब बहू की शहद में भीगी मीठी बातें याद आती। अपनी मिठ बोली बहू की याद आते ही मन न जाने कैसा होने लगता। उसकी पहली चिट्ठी आई थी तब वह पूरे मोहल्ले में दिखाती फिरी थी। बहू के पीहर जाने पर इन्हीं चिट्ठियों के सहारे तो उनके दिन कट रहे थे। राम श्याम के जन्म के बाद से तो उनका मोह इतना बढ़ गया था कि 8वें दिन चिट्ठी नहीं आती तो वे बेचैन हो उठती। हरीश के पास पत्र आता तो वे दिन भर घड़ी की ओर देखती रहती और हरीश के दफ्तर से लौटते ही ज्यों ही वह पत्र खोलता वे पहुंच जाती और अधीरता से पूछ बैठती, क्यों रे, क्या लिखा है उसने? तब हरीश बेचारा लड़कियों की तरह शर्म से लाल हो उठता और अपनी बेवकूफ़ी पर माँ जी खुद झेप जाती। बहुत पुरानी बात तो नहीं है? वे फिर लगता, पता नहीं कब का किस्सा है ये सब। पता नहीं उनकी ममता का स्नेह का झरना एकाएक कैसे सूख गया। बहू के भाई की शादी में क्या गई, अपनी सारी खुशी लुटाकर लौटी थी वह। कितनी मनोहार करके बुलाया था समधी जी ने, कितने आदर मान के साथ स्वागत किया था, कैसी कैसी खातिरदारी की थी। लौटी तो कितना कितना सामान दिया था। नई भाभी के साथ कुछ रोज़ रह लेने के बहाने बहू नई दिल्ली में रह गई। माँ जी और हरीश लौट आए। रात को पहुँचते ही हरीश चिट्ठी लिखने बैठ गया। पूछा, छाया के पापा को चिट्ठी लिख रहा हूँ, तुम्हारी ओर से आशीर्वाद वगैरह तो लिख दिया है, और कुछ लिखवाना है? वे चुप। कब तक भेजने के लिए लिख दूँ? हरीश ने फिर पूछा। वे जैसे फट पड़ी, लिख दे, अपनी लाडली को वहीं रख ले, यहाँ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरीश सन्न रह गया। क्या बात है अम्मा, किसी ने कुछ कहा? मेरा मतलब है तुम्हारा अपमान वगैरह किसी ने? मेरे ख्याल से तो उन लोगों ने। क्या तुम्हारी खातिर में कोई कमी रह गई? लेन देन में कोई कसर रह गई क्या? क्या हुआ आखिर? लेन देन में खातिरदारी में कमी क्यों होगी भला? बड़े आदमी जो हैं, पर हम भी कोई भिखारी नहीं हैं। रुपयों से हमारी झोली भर के वे हमें चुप कर देंगे? भगवान के लिए अम्मा कुछ बताओ भी। तब माँ जी ने हरीश को सब कुछ बताया। शादी में ढेर के ढेर रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। सबके तो नाम भी उन्हें याद नहीं। उन्हीं में से एक महिला ने उन्हें बताया था कि छाया का कॉलेज में किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने भागने की योजना बना ली थी। छाया तो स्टेशन पर पहुंच भी गई थी, पर लड़का ऐन वक्त पर हिम्मत हार गया और समय रहते छाया को घर लौटाया जा सका। तभी न इतनी दूर लड़की का ब्याह किया है। और माँ जी बेचारी अब तक इसी भ्रम में थी कि उनके लड़के की कीर्ति इतनी दूर से लड़की वालों को खींच लाई है। सारी बात सुनाने के बाद माँ जी ने सोचा, हरीश उबलेगा, बिफरेगा,
चीखेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह इसी तरह शांत बैठा रहा। माँ जी जब जी भरकर दिल्ली वालों को कोस चुकी, तब धीरे से बोला, अब तुम्हारा क्या विचार है? विचार क्या होगा? उन्होंने हैरत से कहा। सब कुछ जान लेने के बाद भला अब इस लड़की को घर पे लाया जा सकता है? हम कोर्ट कचहरी पर जाएं, ये तो अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले पता चल जाता तो और बात थी। मुझे पता था। क्या? ठीक कह रहा हूँ अम्मा, मुझे पता था। छाया ने चिट्ठी लिखकर मुझे सारी बात बताई थी। और फिर भी तू उससे ब्याहने चल दिया? ऐसा क्या जादू चल गया रे तेरे ऊपर? आश्चर्य और दुख के कारणों से बोला नहीं जा सका। जादू तो मुझ पर चल गया था अम्मा, पर उन लोगों के बड़प्पन का नहीं। दान दहेज के बारे में तो मैंने उस समय सोचा भी नहीं था। मैं तो उसकी ईमानदारी का कायल हो गया था। जो बात बाद में 4 शुभ चिंतकों से 4 तरह से मुझ तक पहुंचाई जा सकती थी, वह बात सबसे पहले मुझे छाया ने बताई थी। सोचो तो, उसने कितना बड़ा खतरा मोल लिया था। इस अभागे देश की लड़की के लिए मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी बात थी। अम्मा कुछ नहीं बोली, बस घृणा से मुंह पिचका लिया। और ये भी तो सोचो अम्मा, कोई डरपोक व्यक्ति अगर उसे समय पर धोखा दे गया तो उसमें उसका क्या दोष? किसी और की नालायकी की सजा वह क्यों उठाए? बस तू ही तो रह गया था ना न्याय करने के लिए। धन्य है रे लड़के। और वह दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गए। कमरे में एक भयानक चुप्पी छा गई। बड़ी देर के बाद हरीश धीरे से बोला, चिंता मत करो अम्मा, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं उसे यहाँ नहीं लाऊंगा। तुमने मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, अब यह एक और दुख, अनचाही बहू के साथ रहने का दुख मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हरीश ने बात वही समाप्त कर ली। माँ जी मन में कुढ़कर रह गई। हीरे के से लड़के की जिंदगी खराब होने का दुख उन्हें साल रहा था। धोखेबाज मिठ बोले समधियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और बहू, उसके भोले भाले रूप के पीछे ये चरित्र छिपा होगा, किसने सोचा था? इसी कुलक्षणी लड़की के लिए लड़का उनका पराया हो गया। वो मुँह से कुछ नहीं कहता, उन्हें किसी चीज़ की कोई शिकायत का मौका नहीं देता, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता, सेवा टहल में कोई कसर नहीं रखता, व्रत उपवासों में फल फूल ले आता, तीज त्योहारों पर पर्वों पर मिठाई दान दक्षिणा का पूरा प्रबंध करना वह नहीं भूलता। पर माँ होकर क्या वह इतना नहीं समझती कि भीतर ही भीतर वो उनसे कट गया है? पहले की तरह वह लाड से उनकी गोद में आकर नहीं लेटता, उनके पसंद का नाश्ते की वह फरमाइश नहीं करता, खाना खाने के बाद उनके पल्लू से हाथ नहीं पहुंचता। सोचते सोचते सिर भारी हो गया तो वे रसोई में आ गई। अभी 3 ही बजे थे, पर वे शाम के नाश्ते की तैयारी में जुट गई। रसोई में बर्तन खनकते हैं तो उनका अकेलापन कुछ कम हो जाता है। इस अकेलेपन पर उन्हें बहुत डर आता है, इसीलिए वह अक्सर मेहरी से, दूध वाले से, जमादारनी से बतियाती रहती है। पर उन लोगों से ज़्यादा देर बात नहीं हो पाती। घूम फिर कर सभी एक बात पर आ जाते हैं, बहू रानी कब आ रही है, मुन्ना बाबू कब आएंगे? तब लाडले राम श्याम की याद करके उनका कलेजा कैसा होने लगता। उन लोगों के रहते दिन कब कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। उनकी किलकारियाँ, बहू की चांदी की घंटियों सी आवाज़ से घर कैसा भरा भरा रहता था। तब हरीश भी इतना चुप नहीं रहता। अब तो अव्वल उसका पाँव घर में टिकता ही नहीं है, और अगर घर में रहेगा तो किसी किताब में सिर देकर बैठा रहेगा। कभी कभी उसकी ये उदासी, उसका सूनापन नहीं देखा जाता। लगता सारा रोष, सारा अभिमान ताक पर रह कर कह दे, जा ले आ बहू को, मेरा क्या है, एक कोने में पड़ी रहूंगी ठाकुर जी को लेकर, तुम राजा रानी आराम से रहो। पर बात होटल तक आते आते कुड़ जाती और वे प्रयास करके भी चुप रह जाती। मन ही मन कहती, तू अपनी जिद का पक्का है तो मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं क्यों अपनी बात पर ओछी पड़ूँ। हरीश आया, सब्जी का थैला रसोई में रखकर कमरे में चला गया। वह चाय बनाकर बैठी थी। बड़ी देर के बाद वह नहीं लौटा तो वह नाश्ते की प्लेट और चाय का कप लेकर कमरे में चली गई। वह पत्र पढ़ रहा था। उन्होंने पत्र की बात याद ही नहीं की। उसने लिफाफा दराज में डाल दिया और चुपचाप नाश्ता करने लगा। माँ का मन रखने के लिए उसने इधर उधर की कोई बात चलाई, पर बातचीत जम न पाई। चाय पीकर वह फिर से बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा तो उन्हें घबराहट होने लगी। कहीं जा रहा है?
हाँ अम्मा, और रात के खाने पर इंतज़ार मत करना। क्यों? आज पार्टी है, अपना मनोज है ना, वह विलायत जा रहा है। अच्छा, तो एक दिन अपने यहाँ पे भी बुला लेना, तू तो उसका पक्का दोस्त है। सबसे पहला न्योता तो तेरी ओर से ही होना चाहिए। हरीश का चेहरा क्षण भर को तो कैसा हो गया, धीरे से बोला, दरअसल अम्मा, पार्टी मैं ही दे रहा हूँ, घर पर नहीं बुलाना चाहता। काफ़ी लोग हैं, तुमसे संभल नहीं पाते, मतलब कि तुम्हें तकलीफ़ होती इसीलिए। होटल में ले जा रहा है ना, यही ना? माँ जी का मन हुआ कि लड़के को खूब खरी खोटी सुनाए। तकलीफ़ का तो बहाना है, सच तो ये है अब अम्मा के हाथ का खाना भाता नहीं है। बहू की तरह विलायती खाना उन्हें थोड़ी आता है। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसे तैयार होते देखती रही। मन हुआ कि पूछे, जब घर पर खाना खाना ही नहीं था तो ढेर की ढेर सब्जियां किसके लिए लाया, पर यह भी नहीं कहा। बस बुत बनी उसे देखती रही। हरीश के जाने के बाद घर और सूना लग उठा। शायद इसी सूनेपन की कल्पना से वे इतनी अधीर हो उठी थी। दिन भर तो जैसे तैसे वे काट लेती है, पर शाम को खाली घर उन्हें काटने को दौड़ता है। इस समय किसी के यहाँ जाना भी अच्छा नहीं लगता। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, सबके लिए अपनी अपनी चहल पहल है। वह सबके लिए एक फालतू सी चीज़ लगती है। आज तो रात को खाना भी नहीं बनाना, फुर्सत ही फुर्सत। सारे घर की बत्तियां जलाकर वे दरवाजे पर जाकर बैठ गई। सड़क की रौनक देखती रही। पाए लागू काकी, उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। मकान मालिक की बहन कांता अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। अरे कांता बेटी, आओ आओ, उन्होंने उल्लासित स्वर में कहा। इतनी लंबी शाम काटने का एक सहारा मिल गया था उन्हें। उसकी आवभगत करने, उससे बातें करने में काफ़ी समय निकल जाएगा। भैया नहीं लौटे क्या अभी? जरा देर बाद कांता ने पूछा। भाभी नहीं है तो क्या दफ्तर में ही बैठे रहेंगे? माँ जी को लगा जैसे किसी ने उनके मन पर चोट की है। वो नहीं है तो क्या हुआ, उसकी बूढ़ी माँ तो बैठी है, उसके लिए तो समय पर आना ही पड़ता है। मुझे तो बिन्नी जरा देर हो जाए तो फिक्र होने लगती है। अभी तो बाहर गया है, किसी पार्टी में गया है। उन्होंने लंबी चौड़ी सफाई दी। उनसे एक काम था, आप ही से कहे जाती हूँ, सुबह शायद ना आ पाऊँ। बताओ, आज के पेपर में एक स्कूल का विज्ञापन निकला है, खंडवा में। आप लोग वहीं के हैं ना? अगर भैया किसी को जानते हैं तो मेरे लिए कोशिश कर देवे। तू नौकरी करेगी? माँ जी को इतना आश्चर्य हुआ। बड़े घर की बेटी, खाते पीते घर की बहू, इससे क्या गरज आ पड़ी? फिर याद आया, पति 3 साल से अमेरिका गए हैं, इसीलिए अपने 4 बच्चों को लेकर वह पिछले साल से यहाँ आ गई है। अकेले समय नहीं कटता होगा। कांता से बोली, नौकरी ही करनी है तो इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत पड़ी है लल्ली, यही ढेर की ढेर नौकरियां मिल जाएगी। सेठ जी तो कितनों को जानते पहचानते हैं। यही तो बात है काकी, मैं दादा को नहीं कहना चाहती और यहाँ नौकरी भी नहीं करना चाहती। कहीं बाहर ही मिले तो अच्छा, यहाँ अलग घर करके रहूँगी तो अच्छा नहीं लगता। माँ जी का माथा ठनका। क्यों रे, कुछ खटपट हो गई क्या भाभीयों से? नहीं, खटपट तो नहीं, पर अब तुमसे क्या छुपाऊँ काकी। लड़की तो मेहमान की तरह आए तभी अच्छी लगती है, यूँ हमेशा के लिए। हाय हाय, ऐसा कुबोल क्यों बोलती है? भगवान करे तू अपने घर में 100 साल राज करे। 2-3 साल की तो बात है, अभी आए जाए होंगे, कुंवर जी आ जाएंगे। ये तुम कह रही हो काकी, पर उन लोगों को इतना सब्र कहाँ है। उन्हें लगता है मैं हमेशा के लिए उनके गले पड़ गई हूँ। तो मैं क्या बताऊँ घर में कैसा व्यवहार होता है। पुरुषों की आंख में तो ये सब बात आती ही नहीं। मैं भी उन लोगों से कुछ नहीं कहती। जीजी कुछ नहीं कहती? अम्मा, सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हीं का है। चुपचाप सब देखती रहती हैं पर कुछ नहीं कहती, उल्टे मुझी को सुनाती है। तू तो कल अपने घर पर चली जाएगी, मुझे तो इन्हीं बहुओं से निभा करना है, मैं क्यों बुरी बनूं। बोलते बोलते कांता का गला भर आया। माँ जी की आंखें भर आई। दूध वाले ने आवाज़ दी तो कांता की रामायण थोड़ी देर के लिए रुक गई। माँ जी ने हाथ में भरी हुई दूध की पतीली देखकर उसने कहा, दूध की ही बात लो काकी, घर में 2 भैंसें लग रही है, पर मेरे बच्चों के हिस्से में काला काढ़ा वाली चाय आती है। छोटे को भी 1 गिलास दूध नहीं मिलता। क्यों, क्या होता है इतने दूध का? कमरे में पहुंच जाता है, रसोई में इतना ही आता है, उसी से दिन भर काम चलाना पड़ता है। यूं तो देवरानी जेठानी दिन भर लड़ती रहती है, पर मेरे वक्त बिल्कुल माँ जाई बहनें बन जाती है। इससे तो ससुराल में ही रह जाती तो अच्छा था, पर इतनी बड़ी नाक लेके आई थी, अब किस मुंह से जाऊं।
कांता के जाने के बाद वे बड़ी देर तक उनका मन उदास रहा। कांता तो पीहर में थी। उसके पति सिर्फ कुछ सालों के लिए परदेश गए थे, पर उन्होंने तो पति के पीछे पूरे 15 साल देवरानी के राज में बिताए थे। रसोई से लेके जज की तक ऐसा कौन सा काम था जो उन्होंने नहीं किया, पर छोटी का मुंह हमेशा चढ़ा ही रहता। जिस तिस से कहती, हमें तो बहना दो दो गृहस्थी चलानी पड़ती है। देवर लेकिन सच्चुकी थे। भाभी को पूछते थे, हरी को भी अपने सामने ही रखते, उसको साथ में खाना खिलाते, पर वह ठहरे मर्द मानुस, वे क्या जाने किसकी दाल में घी है, किसकी रोटी चुपड़ी है, किसके दही में कितनी शक्कर है, दूध में कितना पानी है। घर में नित नई चीज़ें बनती, उन्हें खुद खट कर बनानी पड़ती, पर हरीश की थाली में बस एक आध बार ही जाती, बाकी सब छोटे बच्चे चट कर जाते हैं। कई बार चोरी छुपे माँ जी ने बेटे को कुछ खिलाना चाहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। बचपन से ही बड़े तेवर वाला है वह। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब पहली बार वह शहर गया तो हरीश की चिंता में माँ जी ने खाट पकड़ ली। छुट्टियों में जब वह लौटा तो उसके भरे भरे गाल देखकर उनकी आंखें जुड़ आई थी। होटल का ही सही, वह अपनी मर्जी का खा तो रहा है, रोज किसी के जहर भरी बातें नहीं सुननी पड़ती। हर कोर पर कोई उसको टोकता नहीं है। छोटी लेकिन जल भून गई। लोग तो घर छोड़कर दुबला जाते हैं और इधर देखो। अरे भाई, हम तो पराए हैं, पर माँ की तो याद आती होगी। सच बहुत परेशान किया उसने, पर बेटे के राज में इतना सुख मिला कि पिछला दुख भूल गई। आज कांता की बातों से पुराने घाव हरे हो गए। उनका रोम रोम छोटी को कोसने लगा। लाख दुश्मनी निभाई उसने, पर मेरे बेटे के भाग्य में विद्या थी, ओहदा था, सो से मिलकर रहा। उसने अपने बेटे को 10वीं तक घसीटने की कोशिश की। मोहल्ले भर में कहती रही, हमारी सारी कमाई तो राजकुमार को पढ़ने में खर्च हो गई, अपने बच्चों का हाथ खाली ही रहा। सब बकवास। बच्चे इस लायक होते तो जैसा किया वैसा ही भरेगी। अब देख देख कर जलती है। हरीश की शादी में जब बहू को देखने आई तो दान दहेज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और यकायक उन्हें लगा छोटी की बुरी नज़र ही उसके संसार को छिन्न भिन्न कर गई है। यूँ दिखाने को तो बड़ी तारीफों के पुल बांध रही थी, पर जरूर ही उसकी जान जल गई होगी। अब यह क्या जो नया किस्सा सुनेगी, उसके कलेजे में कैसी ठंडक पड़ेगी। दूध जलने की गंध ने उनका ध्यान खींचा। अपना बुढ़ापे का शरीर ढेर ढालकर वह रसोई में पहुंच गई। तब तक पता नहीं कितना दूध उफन गया और फर्श पर दूध ही दूध हो गया। इतना गुस्सा आया उन्हें, गैस के चूल्हे पर मरा राक्षस की तरह जलता है। फिर याद आई कांता की। उसके सामने दूध लिया था, जरूर उसी की नज़र लग गई आज। उसके बच्चों को दूध नहीं मिलता तो मेरे बच्चों को टोक लगाएगी। दूध की ओर टुकुर टुकुर देखता हुआ कांता का छोटा बच्चा उनकी आंखों के आगे घूम गया। एक कप दूध उसे दे देती तो ठीक था। धीरे धीरे कांता के बच्चों की शक्ल उसके राम और श्याम में बदल गई। लगा जैसे वे भी मामा के बच्चों को टुकुर टुकुर देख रहे होंगे एक कप दूध के लिए। फिर याद आई बहू। मुई कट करेजी भी तो नहीं है, छाती पर इतना दुख सह ले। बच्चा गिर पड़े तो पहले खुद रोने बैठ जाएगी। सामने वाला पहले उसे चुप कराए, फिर बच्चों को बुखार आ जाए तो खुद आधी बीमार हो जाएगी। कांता की तरह होशियार भी तो नहीं है। और उन्हें अपनी अकर्मणी भावुक भोली भाली बहू पर बहुत गुस्सा आया और वे रगड़ रगड़ कर फर्श पोंछने लगी। ये क्या हुआ अम्मा, दूध फैल गया क्या? हरीश ने घर में पांव रखते ही पूछा, पर वे नहीं बोली। इसी तरह फर्श पर रगड़ती रही। तुम उठो अम्मा, मैं साफ कर दूंगा। रहने दे भैया, काम करने के लिए तो हम ही बने हैं। हमारी तो हड्डियां जब मसान में पहुंचेगी तब तक उन्हें खटना है। तुम साहब बने डोलते रहो और वह अपने बाप के यहाँ मौज मारती रहे, पर मैं मुफ्त की नौकरानी हूँ जो तुम्हारे लिए। वे गुस्से में इसी तरह उठ पटांग बड़बड़ाती हुई फर्श धोती रही। आंख उठाकर उन्होंने एक बार ऊपर नहीं देखा। देखती तो पता चलता हरीश उनके इस रुद्र अवतार पर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। स्त्री जीवन के भावों और ऊहापोह को दर्शाती हुई इस कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।